साथ करिश्मा और आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। 24 के चक्रव्यूह में पहली खबर हम आपको बताएंगे बाढ़ बारिश से जुड़ी, जहां यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश से लोगों का बुरा हाल है, तो वहीं कई जगहों जैसे घर, रेलवे स्टेशन, सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इससे जुड़ी हर अपडेट आगे आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि बारिश को लेकर प्रशासन आखिर कितना तैयार है। अब दूसरी खबर 24 के चक्रव्यूह में जान लीजिए, जो कि नोएडा से है, जहां बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील की घर में हत्या कर दी गई। महिला वकील की लाश मिलने के मामले में नया मोड़ आया है। इससे संबंधित हर जानकारी आपको देंगे कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था, ये भी आपको आगे बताएंगे। 24 के चक्रव्यूह में तीसरी खबर आपको दिखाएंगे टीम इंडिया की जबरा फैन के बारे में, एक ऐसी शख्सियत की जो क्रिकेट मैच के दौरान सुर्खियों में आई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा गई। हर किसी की जुबान पर उसका ही नाम है और यह नाम है वाजमा अयूबी। वाजमा अयूबी से जुड़ी हर अपडेट आपको दिखाएंगे। चलिए तो 24 के चक्रव्यूह में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चौथी अहम खबर की, जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। चुनाव अब नजदीक है, बीजेपी लगातार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। जनता को लुभाने की कोशिशों में बीजेपी जुटी हुई है। अब इससे संबंधित हर ग्राउंड रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। तो ये तमाम खबरें हम 24 का चक्रव्यूह में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 4 बजे की चुनाव चालीसा। तो देखिए बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां कच्चे मकान की दीवार जो है वो गिरी है। खबर यह है कि मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि हर तरफ बारिश हो रही है, हालात बेकाबू हो चुके हैं। बाराबंकी में कच्चे मकान की दीवार गिरने के बाद मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। 2 लोग घायल हुए हैं, हालांकि उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है, वहां से उनको निकाला गया है, लेकिन बारिश की वजह से यूपी के कई जिलों में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आपने सुबह ही खबर देखा था, जिसमें लखनऊ में बकायदा प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया, अलर्ट किया है कि आज जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। और उसके बाद यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। सड़कों पर सैलाब आया हुआ है, कमर तक पानी भरा हुआ है। लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो रही है, आप इस बुजुर्ग महिला को सीढ़ी पर जाते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाराबंकी में हाल बेहाल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पे तेज बारिश देखने को मिल रही है। सड़कें जो हैं वो आप देखिए दरिया बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग परेशान हो चुके हैं, कई जगहों पर रेस्क्यू किया गया है और इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बाराबंकी की, जहां पे हाल बेहाल हो चुका है। तो यूपी में कई जगहों पर हुई बारिश से हालात बेकाबू हैं। लखनऊ में बारिश से पूरे शहर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह शहर नहीं बल्कि दरिया है। शहर में जगह जगह जलभराव दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं तो कई घरों में पानी घुस आया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी पानी में उतार दिया है। 3 तस्वीरें आप देखिए, जिसमें लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब, डीएम सूर्यपाल गंगवार और मेयर सुषमा खरकवाल हालातों का जायजा ले रहे हैं। तीनों सड़कों पर उतरे हैं, ग्राउंड पर उतरे हैं और वहां पर लोगों की क्या समस्या है, परेशानी है, उसको खुद देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अब आपको यूपी में मूसलाधार बारिश जो हुई है उससे जुड़ी 10 तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने आखिर कैसे लोगों की परेशानी बढ़ाई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पे लखनऊ में पानी आपको देखने को मिल रहा होगा। सड़कें जो हैं वो देखिए, सड़कों पर किस तरीके से सैलाब है, कॉलोनियों में तक पानी घुस चुका है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है और लोग काफी ज्यादा परेशान, क्योंकि अब ट्रैफिक जैम जैसे हालात भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यूपी के 8 शहरों की तस्वीर भी दिखाते हैं, कैसे शहर शहर बारिश ने तबाही मचाई हुई। लखनऊ, मुरादाबाद, रायबरेली, मथुरा, रामपुर, बाराबंकी, बहराइच, हरदोई, बस शहर के नाम बदल रहे हैं लेकिन तस्वीर वही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की वजह से पूरे यूपी का इस वक्त क्या हाल है।
वहीं लखनऊ के गोमती नगर इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। लखनऊ से देखिए हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। कम जरूर हो गई है लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो ये पूरा सड़क है, ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है गोमती नगर, और वहाँ पर ये हालात है। देखिए पूरी सड़क डूब चुकी है, इसी में लोग बाइक लेकर जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल इसी में आ रहे हैं, घुटनों तक पूरा पानी भरा हुआ है। जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, पूरा सड़क जो है वो जलमग्न है, पूरी सड़क पे पानी भरी हुई है। कार देखिए निकल रही है, आधी डूबी हुई है कार निकल रही है। लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है, लोग सोच रहे हैं कैसे इस दरिया को पार करें। आप तस्वीरों में देखिए तो लोग बाइक और स्कूटी सवार जो हैं वो बीच सड़क पर खड़े हैं कि किसी तरह से निकलने को वो सोच रहे हैं कैसे वो इस दरिया को पार करें। पूरी सड़क जो है वो डूब चुकी है। पूरा गोमती नगर का ये इलाका है जो लखनऊ का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, वहाँ पे ये हालात है। हालात देखिए जस के तस बने हुए हैं। पूरे सड़क में आपको दिखाऊं तो डूबी हुई है। लोगों का आना जाना, ऑफिस का समय हो चुका है और लोगों का आना जाना पूरी तरह से प्रभावित है। आप तस्वीरों में देखिए तो जो कारें हैं वो अंदर डूबी हुई हैं। लोग स्पीड में कार निकाल रहे हैं क्योंकि अगर सड़क पानी के बीच में कार बंद होगी तो फिर वो स्टार्ट नहीं होगी, और इसी वजह से आप देखिए किस तरह से पानी का यहाँ पे सैलाब आया हुआ है। पूरी सड़क दरिया बन चुकी है और लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं। सामने आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये बाइक सवार कोशिश कर रहे थे आने की, लेकिन बीच सड़क पे ही बाइक सवार की जो है वो बंद हो चुकी है। उतरकर धक्का देने पर मजबूर है क्योंकि बाइक जो है वो पानी के बीच में आने के बाद खराब हो गई है। प्रशासन की अगर बात करें तो पूरी तरह से नाकामी। हालांकि डीएम जो है वो दौरा जरूर कर रहे हैं, निकले हुए हैं वाटर लेवल चेक करने के लिए और दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि वाटर लेवल जो है उसको कम किया जाए। लखनऊ का सबसे पॉश इलाका इसको माना जाता है गोमती नगर। यहीं से तमाम ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, तमाम मंत्री विधायक रहते हैं, यहीं से आने जाने का ये रास्ता है, डीजीपी मुख्यालय जाने का यही रास्ता है। इसके अलावा और भी जो जगह है लखनऊ में, हजरतगंज जाने का ये रास्ता है। रोड जो है वो कनेक्ट करती है हजरतगंज से गोमती नगर को, और उस रोड को ही ये दरिया बन गया है। और लखनऊ प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ तुषार श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ। लखनऊ से हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव की एक और रिपोर्ट देखिए। बीती रात से लखनऊ में हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो लखनऊ के तमाम इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, जल भराव की स्थिति है, गाड़ियां खराब हो रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो लखनऊ रोडवेज की बस जो है वो खराब हो गई है क्योंकि ये पानी से निकली और सड़क धंस गई और बस उसी में गिर गई है, जिसकी वजह से बस खराब हो गई। क्रेन से इस बस को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा इलाका अगर बात करें तो डीजीपी मुख्यालय के पास का इलाका है, और आप तस्वीरों में देखिए तो कितना पानी इसमें भरा हुआ है। नाली और सड़क दोनों बराबर हो चुके हैं। आप तस्वीर देखिए तो ये स्कूटी जो है वो सड़कों पर स्लिप कर रही है, लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट लगातार होते हुए दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो किस तरह से ये पूरे हाईवे पर ही स्कूटी जो है वो बारिश की वजह से स्लिप कर गई है। कई स्कूटियां एक दूसरे में भिड़ गई हैं। ये पूरे हालात हैं इस समय लखनऊ के, और जो प्रशासन है वो चुप्पी साधे हुए है। तस्वीर अपनी साझा कर रही है प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं कि वो पानी में घुस के और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर हर बार ऐसी ही रहती है और प्रशासन का दावा होता है कि वो अगली बार इस तरह के हालात पैदा नहीं होने देंगे, लेकिन हालात हर बार जस के तस बने हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ तुषार श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ। तो यूपी के लखनऊ समेत कई शहरों के हाल कुछ ऐसे ही हैं जहां मूसलाधार बारिश हो रही है, जलजमाव जैसे हालात हैं, और इन हालातों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए। तो क्या है वो निर्देश, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। भारी बारिश को लेकर सीएम ने जो निर्देश दिया है उसमें संबंधित जनपदों के अधिकारियों को यह निर्देश गया है। राहत कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरण की जाए। जल निकासी के लिए भी देखिए इंतजाम यहाँ पे किए जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। नदियों के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, फसलों को कोई नुकसान न पहुंचे इसका भी, जितना भी नुकसान हो रहा है इसका आकलन किया जाए और इसके बाद रिपोर्ट बनाकर सौंपी जाए। तो लखनऊ के विभूति खंड इलाके से देखिए हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव की ये तीसरी रिपोर्ट। ये तस्वीर देखिए, ये सरकारी गाड़ी और इसकी स्थिति देखिए क्या है।
पानी में ये गाड़ी खराब हो चुकी है और लोग कितना परेशान हैं कि इसको मजबूरन लोग धक्के दे के बाहर निकालने पे लोग मजबूर हैं। ये स्थिति है क्योंकि प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट कर रखा था कि भारी बारिश होगी और बारिश से ये समस्या आ सकती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार बारिश से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, फिर भी प्रशासन कभी नहीं चेता। ये जो तस्वीर है ये लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में अगर कहा जाए तो विभूति खंड इलाके की ये तस्वीर है। आप देखिए कैसे लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि क्या करें, कैसे जाएं। लोगों को ऑफिस जाना है, लोगों को घर पहुंचना है। जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं कि बीच पानी में वो घुस के और लोगों की समस्याएं देख रहे हैं, पानी में घूम रहे हैं और जो मूल समस्या है उसके समाधान कोई नहीं कर रहा है। और ये देखिए डिवाइडर पे नाली बनी हुई है, ये टूट चुकी है, लोगों के लिए कितना खतरनाक है। आप सामने देखिए तो बाइक सवार कैसे परेशान है, उनकी बाइकें खराब हो चुकी हैं और वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है, ना ही प्रशासन को कोई मतलब है। और एक बड़ी खबर, नोएडा में महिला वकील हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी महिला का पति ही निकला है। हत्या के बाद आरोपी पति घर के स्टोर रूम में छिपा हुआ था। 24 घंटे तक वो स्टोर रूम में ही छिपकर बैठा रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कल नोएडा के सेक्टर 30 में स्थित कोठरी में सुप्रीम कोर्ट की वकील रेणु सिन्हा का शव बरामद किया गया था। तो घर के स्टोर रूम में आरोपी पति छिपा हुआ था, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और घर के बाथरूम में दरअसल इस महिला वकील का शव मिला। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की गई। अब नोएडा से इंडिया डेली संवाददाता इंद्र यादव की ये रिपोर्ट है। देश की हाईटेक सिटी नोएडा में एक महिला वकील की हत्या कर दी गई। आप ठीक मेरे पीछे ये जो घर देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो है ग्राउंड जीरो से इंडिया डेली की टीम आपको दिखा रही है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद हैं और इसी घर में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकील की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद से ही जो पति है वो फरार है। मौके पर जब सूचना लगी तो यहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और जब यहां पर पहुंचे वो लोग तो ये जो पूरा घर है ये अंदर से लॉक पड़ा हुआ था। परिजन जो है रेनू को पिछले 2 दिनों से फोन कर रहे थे, लेकिन जब रेनू ने फोन नहीं उठाया तो उसके बाद पुलिस को लेकर जो रेनू के परिजन है वो यहां पर पहुंचे, जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया और दरवाजा तोड़ने के बाद जो रेनू का शव है वो इस घर के वॉशरूम में मिला। तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो घटना के बाद से ही जो रेनू के पति हैं, जिनका नाम नितिन बताया जा रहा है, वो फरार हैं। जो परिजन है उनका इस साफ तौर से ये कहना है कि रेनू की जो हत्या है वो नितिन ने की है। बताया ये जा रहा है कि रेनू पेशे से वकील थी, लेकिन पिछले काफी लंबे वक्त से एक बीमारी से जूझ रही थी और इस प्रॉपर्टी को लेकर, जिस प्रॉपर्टी को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को लेकर पिछले काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और अब रेनू की हत्या कर दी गई है। नोएडा पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर 3 टीमों का गठन किया है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक रेनू के हत्या की गुत्थी नोएडा पुलिस नहीं सुलझा सकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस महिला वकील की हत्या की गुत्थी को नोएडा पुलिस कब तक सुलझा पाती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ इंडिया डेली, इंद्रसेन यादव, नोएडा। तो ये रिपोर्ट थोड़ा पहले की रिपोर्ट थी जिसमें हमारे संवाददाता बता रहे थे कि रेनू का पति फरार है। पुलिस को शक था कि इसमें उसी का ही हाथ हो सकता है, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो चुका और उसी घर के बाथरूम में छिपकर बैठा था। बिल्कुल, और पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते अगली खबर का। बात होगी एक ऐसी शख्सियत की जो क्रिकेट मैच के दौरान सुर्खियों में आई और देखते ही देखते देखिए पूरी दुनिया में छा गई। हर किसी की जुबान पर उनका ही नाम है और ये नाम है वाजमा अयूबी। भारत में भी वाजमा अयूबी के चाहने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है। सोशल मीडिया पर कोई इसे क्वीन कह रहा है तो कोई सोशल मीडिया सेंसेशन कह रहा है, तो किसी को वाजमा अयूबी में बॉलीवुड का नेक्स्ट स्टार भी दिख रहा है। तो क्रिकेट के मैदान में चौके और छक्के लगातार स्टार बनाने वाले काफी नाम हैं, लेकिन अफगानी मॉडल वाजमा अयूबी चंद ऐसे लोगों में से शुमार हैं जिसने जबरा फैन के रूप में अपनी पहचान बनाई और आज देखिए पूरी दुनिया में वो छा गई हैं। और ये आपको 2 तस्वीरें, एक तरफ टीम इंडिया की जर्सी में जो वीडियो जारी किया वाजमा अयूबी ने शेयर किया अपने प्रोफाइल पर, और दूसरा ये ट्विटर हैंडल की आपको पोस्ट दिखा रखी हैं जब वाजमा अयूबी इंडियन जर्सी में दिखाई दी।
तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम का समर्थन करने वाली जबरा फैन वाजमा अयूबी कौन है। अफगानिस्तान की रहने वाली, मॉडलिंग के साथ खेल पसंद है इसे, क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, कई मौकों पर स्टेडियम में ये देखी गई है, भारतीय टीम की कट्टर समर्थक है और एशिया कप में भारत का ये समर्थन कर रही है। भारत पाकिस्तान मैच से चर्चा में आई है वाजमा अयूबी और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन करती हुई दिखाई दी। भारतीय टीम की जर्सी में वीडियो पोस्ट किया और ट्विटर पर देखिए इंडियन जर्सी पहनकर वो फोटोज भी शेयर की। तो काफी चर्चा है वाजमा अयूबी की। कोई कह रहा है कि बॉलीवुड की अब नेक्स्ट स्टार है, तो कोई कह रहा है कि अब ये इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं, मॉडल हैं ये। और अब कुछ राजनीतिक खबरें। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर यहां चर्चा हो सकती है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर चर्चा होगी, जिसमें अमित शाह होंगे, बीएल संतोष होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। ये सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है। पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी है, लेकिन दूसरी लिस्ट को लेकर के अब मंथन होगा और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो चुकी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जोर शोर से चल रही है और इसी कड़ी में हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सिवनी में यात्रा में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिया डेली लाइफ से खास बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी घनश्याम उपाध्याय ने। अनुराग ठाकुर है और यहाँ पे वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। अनुराग जी, कितनी उम्मीदें हैं सर, क्या रहेगा? जनता का जोश, जनता का आशीर्वाद ये दिखाता है कि जनता फिर एक बार भारतीय जनता सर, कोई टारगेट रखा है 230 में से कितना? पहले से ज्यादा रिकॉर्ड बनाएंगे। आज तक का सबसे ज्यादा जन समर्थन, जन आशीर्वाद के माध्यम से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस के अंदर ही आक्रोश है। सर, कांग्रेस कह रही है ये जो आशीर्वाद यात्रा नहीं, ये तो माफी यात्रा है। देखिए, कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। विपक्ष में उनके पास इतने लोग भी नहीं लोकसभा में कि अपना नेता प्रतिपक्ष बना सके। सर, कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया डेली लाइफ के माध्यम से पूरा देश आपको देख रहा है सर। मैं इतना ही कहूंगा, ये विकास की यात्रा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चली है, राज्य में शिवराज जी के नेतृत्व में चली है, हम इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे। भरपूर विकास जो मध्य प्रदेश का हुआ है, जहां 5 मेडिकल कॉलेज थे बढ़कर 30 मेडिकल कॉलेज हो गए, जहाँ 61,000 किलोमीटर सड़कें थी बढ़कर 5,11,000 किलोमीटर सड़कें हो गई, रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो गया, आज बढ़िया स्कूल बनकर तैयार हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर उद्योग के साथ साथ कृषि विकास नई ऊंचाइयों पर है। इंडिया डेली लाइव एक्सक्लूसिवली मध्य प्रदेश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा है और अनुराग ठाकुर से एक्सक्लूसिवली हमने बातचीत की। वो कह रहे हैं कांग्रेस में तो आक्रोश है और उस आक्रोश का परिणाम जनता बता देगी। अब देखने वाली बात यह है कि 230 में से कितना बड़ा आंकड़ा अब अनुराग ठाकुर की रैली के बाद मध्य प्रदेश में आएगा। कैमरामैन विकी साहू के साथ मैं घनश्याम उपाध्याय, इंडिया डेली लाइव, मध्य प्रदेश, सिवनी। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त एमपी में मौजूद हैं। हैदर जैदी हैं खरगोन से, वैभव परमार हैं उज्जैन से, रमन सैनी हमारे साथ दतिया से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं हैदर जैदी आपके पास आ रहा हूं। क्या इस वक्त माहौल आपको लग रहा है, क्योंकि 2 महीने के बाद मध्य प्रदेश की जनता चुनाव में जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार यहां चुनावी कवरेज में इंडिया डेली लाइव सबसे आगे हर खबर जनता तक पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मैं इस वक्त खरगोन में मौजूद हूं और सीधा बड़वानी का रुख हम कर रहे हैं, क्योंकि बड़वानी में आज गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वो पहुंच रहे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जनता को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनता की जो समस्याएं हैं वो हम जनता तक उठाने का काम कर रहे हैं और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? वहां की जनता का अब तक क्या रुख निकलकर सामने आया?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मक्सी रोड पर मौजूद हैं उज्जैन की, और जनता का मूड इस समय जो है ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो खासा नाराज चल रही है सरकार से, भाजपा सरकार से। जो जनता है शहरों में समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से ही बात करते हैं सीधा और उन्हीं की समस्याएं जानते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर परेशान है या वो वोट देने के आधार पर जाएंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, आपके गाँव में क्या कुछ विकास हुआ है? किन मुद्दों को लेकर आप जो है भाजपा को समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? समर्थन तो करेंगे, अच्छा हाँ करेंगे। किस कारण से? क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिला है आपके गांव में? कुछ विकास हुआ है? हाँ, योजना को तो लाभ मिल रहा है। जैसे लाडली बहना का है या प्रधानमंत्री आवास? बहना को ही लेके क्यों चलो, वो सारी योजना है। जैसे हाँ, अब जैसे कि योजना का तो ये मालूम नहीं मेरे को। हाँ। अच्छा ठीक है, इन्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। आपका नाम बताइए भाई साहब। सुनील जी। आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। अच्छा आप बताइए, क्या धर्मेंद्र घटा है, क्या कुछ विकास हुआ है आपके गांव में? जैसे सारे रोड आरसीसी के बन गए हैं, किसानों की सम्मान निधि आ रही है, लाडली बहनाओं को हर महीने जो 1000 रुपए गवर्नमेंट डाल रही है, ऐसी बहुत सारी सुविधा दे रही है। 1250 हो गया है कि नहीं? इस महीने अभी डला नहीं है ना, 10 तारीख कहाँ हुई है। अच्छा, गाँव में बिजली पानी सब बराबर आ रही है? जी, कुछ लाइट की समस्या चल रही है, बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बढ़िया है। तो इस बार क्या लग रहा है, मामा जी आएंगे या कांग्रेस की सरकार आएगी? मामा जी का थोड़ा माहौल तो खराब लग रहा है, बाकी अच्छा है आ जाए तो। अच्छा, खराब क्यों लग रहा है? कोई कारण बताएं आप, एक कारण। क्योंकि मुख्यमंत्री जो ये बांट रहे हैं फ्री वाला, इससे कुछ नाराज है मध्यम वर्ग के लोग। ये संस्कृति थोड़ी बंद करनी चाहिए और मतलब खुद को कमाने का एक अवसर देना चाहिए उसकी बजाय। ठीक है वैभव, कह रहे हैं कि जो फ्री लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। रमन सैनी दतिया में मौजूद हैं। रमन, हमने देखा था पिछली बार इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पत्थरबाजी भी हुई थी, इसको लेकर तैयारियां कैसी है? क्योंकि अब कई केंद्रीय मंत्री भी इस प्रचार में उतर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो प्रचार में उतर आए हैं और तैयारियों को अगर बात कहें तो चाक चौबंद बंदोबस्त जो है वो यात्रा को लेकर किए गए हैं। मैं इस समय दतिया में मौजूद हूँ। सुबह से मैं दतिया के ग्रामीण इलाके में मौजूद था, जहां पर लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी जरूर थी, क्योंकि आवारा पशु जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है इस चुनाव में बनने वाले हैं। लेकिन इस समय मैं दतिया के शहर की इलाके में मौजूद हूँ, जो नरोत्तम मिश्रा का इलाका पड़ता है। यहीं से वो विधायक बने हैं और इस समय सरकार में होम मिनिस्टर है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं दतिया में। अगर शहर की बात करें, ग्रामीण के लोग तो नाराज नजर आ रहे हैं, शहर के लोगों का क्या कहना है सरकार को लेकर? शहर के लोग खुश हैं। भाजपा सरकार में विकास के यहाँ पे अनगिनत काम हुए हैं, विकास की एक लंबी श्रृंखला है और शहर के लोग खुश हैं। नरोत्तम मिश्रा यहाँ से विधायक हैं, आप लोग खुश हैं उनके काम का? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी ने इतना विकास किया है दतिया के लिए कि शायद है कोई कर पाए। आपको लगता है कि दोबारा आशीर्वाद मिलेगा जनता का? मिलेगा। काम हुए हैं यहाँ पर पूरे? बहुत काम हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं अभितोष, यहाँ पर जो शहरी इलाका है, क्योंकि शहरी इलाका हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और ये नरोत्तम मिश्रा का इलाका है। यहीं से वो विधायक चुनकर गए हुए हैं और उसके बाद वो गृह मंत्री हैं शिवराज सिंह सरकार में। तो शहर के लोग जरूर यहाँ पर उन्हें पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्रामीण दतिया की बात करें तो वहाँ पर बेहद नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि जब नवंबर के महीने में वोट पड़ेंगे और वोट की गिनती होगी तो आखिरकार किस करवट उठ बैठता है और सरकार और जनता का आशीर्वाद जो है वो किस पार्टी को मिलेगा। रमन, जरा वहां पर मौजूद लोगों से ये भी पूछिएगा कि जनता का तो आशीर्वाद मिलेगा, बजरंग बली का आशीर्वाद इस बार किसको मिलेगा? वहां तो ये भी चल रहा है ना कि कौन सबसे बड़ा हनुमान भक्त है। जी हाँ, बिल्कुल। जी देखिए, हमेशा जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं धर्म बीच में आ जाता है और ये अब एक मुद्दा चल गया कि कौन सबसे बड़ा हनुमान जी का भक्त होगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से। आपको लगता है कि जनता का आशीर्वाद, आप लोग तो कह रहे हैं कि आशीर्वाद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा? दादा को मिलेगा, हमारे गृह मंत्री ये जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। आप हमारे पापा ने भी कल्पना नहीं की होगी, इतना विकास कर दिया उन्होंने, और ना कोई कर पाएगा अभी तक। क्या क्या काम मुख्यतः यहाँ पर हुए हैं जो लोग अभी तक काम जो अधर पे लटके हुए थे? जैसे सड़क है, मेडिकल कॉलेज है, कई कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, हवाई पट्टी है जो कि अभी लोकार्पण हुआ है। आपको लोग लगता है कि जनता के आशीर्वाद के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद भी? हनुमान जी का मिलेगा और पीताम्बरा माई का भी आशीर्वाद मिलेगा। गृह मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी तो गढ़ है नरोत्तम मिश्रा का, तो निश्चित तौर पर समर्थक तो वहाँ पे होंगे ही होंगे। लेकिन कई जगह जो नाराजगी निकल के सामने आई वो लोकल कैंडिडेट से सामने आ रखी है। वैभव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। वैभव, स्थानीय नेताओं से नाराजगी है क्योंकि योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं मिला है। जो विकास बीजेपी लेकर, जो विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी, वो विकास धरातल पर आखिर कितना हुआ है?
बिल्कुल करिश्मा, आपने देखिए बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जब प्रचार किया जा रहा है भाजपा की तरफ से तो राज्य शासन की जो उपलब्धियां हैं उन्हें तो बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ केंद्रीय लेवल पे भी जो योजनाएं काम आई है, मोदी सरकार का नाम है वो लिया जा रहा है, लेकिन लोकल कैंडिडेट की बात जो है वो कहीं ना कहीं दब जा रही है। उसी के लिए हम बात करेंगे लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह सिसोदिया। लोकल कैंडिडेट जो है वो कितना आपके यहाँ प्रभावी है? क्या उसकी जीत पक्की आपको लग रही है? भाई साहब, ऐसे तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि विगत 15 वर्ष पहले यहाँ से उम्मीदवार थे, वो विधायक भी थे, और 15 वर्ष बाद आज पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। निश्चित तौर पर 15 साल में वो कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके बाद जब विधायक थे उसके बाद आज आ रहे हैं मैदान में, आज आ रहे हैं। चुनाव, जब चुनाव आया तब मैदान में आए वो। पहले अभी तक कोविड के समय में वो हमें कहीं दिखाई नहीं दिए, जनता की सेवा में वो कहीं भी उपस्थित नहीं थे। अच्छा, ये जो प्रचार भाजपा कर रही है उसमें पाकिस्तान का मुद्दा भी आ रहा है कि पीओके को भी निकाल लेंगे हम लोग। ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, ये मुद्दा हम लोकसभा चुनाव में देखेंगे। अभी स्थानीय समस्याओं की बात करेंगे। देखिए, जनता जो है समझदार हो चुकी है करिश्मा, और वो कह रही है कि हम लोग जो बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उसको हम लोकसभा चुनाव में देखेंगे, लेकिन लोकल जो मुद्दे हैं, हमारे गांव से जुड़े हुए मुद्दे, जो हमारे शहर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उसकी बात हम इस विधानसभा चुनाव में करेंगे, और वोट हम उसी आधार पर देने जाएंगे कि आखिर हमारे गाँव में कितना कुछ विकास हुआ है। और भी लोग उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गणेश पाटीदार। आप किस आधार पर वोट देने जाएंगे? गाँव में विकास हुआ उस पर या राष्ट्रीय मुद्दों पर? दोनों मुद्दों पर, क्योंकि दोनों मुद्दे अपनी जगह अलग अलग हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और अपकमिंग चुनाव लोकसभा रहेगा। अच्छा, तो जब नेशनल मुद्दे की बात आएगी तब मोदी जी की बात करेंगे। आपके गांव में क्या कुछ काम हुए हैं? किन कामों को लेकर आप? विकास नो डाउट हो रहा है, बट उसके साथ जो भाई साहब ने बताया, फ्रीवाद जो चल रहा है वो ज्यादा चरम पर है, वो नहीं होना चाहिए। लाडली बहना क्यों दे रहे हो? किसानों को दो। अच्छा, किसानों को क्या दे रहे हो आप? जब वो प्रीमियम कटवाता है, बीमा भरता है, और आप 6 साल बाद उसको बीमा की राशि और आप वो अधूरी देते हो, तो उससे क्या मिलेगा उसको? देखिए, फ्री में जो है ये लोग कुछ भी, किसी भी जो योजना है उसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं। महिलाओं को सक्षम बनाने की बात कह रहे हैं कि आप महिलाओं को सक्षम बनाएं, इतना सक्षम बनाएं कि वो खुद के उद्यम खोल सकें, खुद इस लायक बन सके कि उन्हें रोजगार मिल सके, वो और भी लोगों को रोजगार दें। लेकिन आप फ्री की स्कीम ना चलाएं, इसकी वजह से राज्य में जनता नाराज चल रही है। जी, कट गया शायद। पर वैभव जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वहां पर हालात कैसे। लेकिन देखिए वैभव, दिलचस्प बात यहां पर यह है कि इस यात्रा को लेकर अब कांग्रेस क्या सच में बौखलाहट में है? परेशानियां उनकी बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। देखिए सचिन, सीधी सी बात है कि 2013 में भी यात्रा की शुरुआत की गई थी, 2018 में भी इस यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन परिणाम हमने देखा कि 2020 में तख्ता पलट हो गया, और कांग्रेस का समर्थन कहीं ना कहीं 2018 में राज्य की जनता ने किया था। इस बार फिर से जो मूड है वो जनता का दिख रहा है कि वो तख्ता पलट खुद कर सकती है, सरकार को ये मौका ना दे कि वो जोड़ तोड़ करके राज्य में शासन चलाए। चलिए ठीक है वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखे, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आपको आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं चुनाव चालीसा। बीजेपी की आज शाम हाई लेवल मीटिंग, नड्डा, शाह और शिवराज रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर हो सकता है मंथन। 13 सितंबर को सीएम योगी का उज्जैन दौरा, नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भर्तगिरी गुफा के तपस्या स्थली में करेंगे दर्शन, महाकाल मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में किए बाबा महाकाल के दर्शन, सीएम के साथ पत्नी साधना सिंह भी रही मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम ने अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत को संबोधित किया। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हो सकती है गोधरा जैसी घटना, जलगांव की सभा में बोले उद्धव ठाकरे। उद्धव ने कहा कि राम मंदिर के लिए देश भर से बस, गाड़ियों, ट्रेनों में लाखों हिंदुओं को बुलाया जा सकता है, वहां से लौटते समय बीच रास्ते में कहीं पर गोधरा कांड को अंजाम दिया जा सकता है। मराठा आरक्षण विवाद पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा मराठा आरक्षण पर चर्चा के लिए बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक, लिया जाएगा उचित निर्णय। मराठा आरक्षण के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। सीएम योगी ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को दी जन्मदिन की बधाई, भागवत के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना। घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद ओपी राजभर का बेतुका बयान, कहा बीएसपी के चुनाव न लड़ने की वजह से हारी एनडीए। ओपी राजभर ने सपा पर भी साधा निशाना, इंडिया गठबंधन पर वोट खरीदने का लगाया आरोप, कहा मतदान से पहले सपा की पैसों से भरी गाड़ियों ने लोगों को बांटे पैसे।
राजभर ने कहा दारा सिंह चौहान की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो दूसरा होता परिणाम। घोसी के लोगों को दारा से भी थी दिक्कत, अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी होता तो शायद हम जीत जाते चुनाव। घोसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की हार पर जितिन प्रसाद ने कहा विपक्ष को जो कहना है कहने दो, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन 2024 में मोदी योगी के साथ है जनता। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी के चावम में विकास कार्यों का लिया जायजा। मंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उपराजभर के मंत्री बनने के दावे पर बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कहा किसी के कहने से कुछ नहीं मिलता, काम सिस्टम से होता है। बसपा से निकाले जाने के बाद सहारनपुर में इमरान मस्तूर ने कार्यकर्ताओं के साथ किया है जलसा का आयोजन। कहा लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा, मौके पर राहुल गांधी के जमकर की तारीफ। एमपी के छतरपुर में इंडिया भारत विवाद पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी और आरएसएस का है संविधान विरोधी आचरण, 2024 में जनता देगी जवाब। तिरंगा लेकर ट्रैक्टर से गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के नाम सौंपा ज्ञापन। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में 120 देशों के कलाकारों को किया जाएगा आमंत्रित। सभी कलाकार अपनी अपनी संस्कृति के मुताबिक राम गाथा की देंगे प्रस्तुति। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, ज्योति मिर्धा ने थामा बीजेपी का दामन। ज्योति मिर्धा को दिल्ली में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजस्थान के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती हैं ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है। जाट समुदाय में ज्योति मिर्धा का काफी दबदबा। मध्य प्रदेश के सीधी से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अगुवाई में निकाली गई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। लोगों ने यात्रा का किया भव्य स्वागत। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जनसभा को किया संबोधित। कहा प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लेना हमारा धर्म नहीं। धान खरीदी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में औने पौने दाम पर हो रही है धान की खरीदी, सबसे अच्छी धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हुई। विदेशी धरती से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। पेरिस में बोले बीजेपी ने भारत की आत्मा पर चोट की है, नफरत की राजनीति करने वाली बीजेपी हिंदू राष्ट्रवादी नहीं। पेरिस में राहुल गांधी ने कहा मैंने गीता उपनिषद के साथ कई अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं होता। राहुल गांधी के बयान पर साध्वी निरंजन ज्योति ने किया पलटवार। कहा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत की बुराई कर रहे हैं, लड़ाई तुम्हारी है तो भारत में लड़ो। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत बोले बीजेपी को हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का किया पाठ। उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी के राज में अब पाकिस्तान में भी होगा हनुमान चालीसा का पाठ। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा किसी में हिम्मत नहीं है जो सनातन को समाप्त कर सके। मराठा समाज को आरक्षण देने के मसले पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा कोर्ट ने आरक्षण में खामियां दिखाई है, सरकार मराठा आरक्षण पर कर रही है काम। सनातन के खिलाफ बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अनोखा विरोध। जबलपुर में कई मंदिरों के बाहर जमीन पर चिपकाई गई तस्वीरें, फोटो पर पैर रखकर मंदिर जा रहे हैं श्रद्धालु। उज्जैन में महाकाल के दर पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत महाकाल का लिया आशीर्वाद। झारखंड के देवघर में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बैद्यनाथ धाम में किए दर्शन, पत्नी राबड़ी देवी संघ की पूजा अर्चना। दुमका में इंडिया गठबंधन पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा मैंने देश को बदलने और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने की कामना की। बासुकीनाथ धाम पहुंचे लालू यादव ने पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। कहा पीएम मोदी ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए। असम के गुवाहाटी में सीएम हिमंत बिस्वा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। विधानसभा के नए भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। सीएम शिवराज सिंह ने की अचलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में रहे मौजूद। भगवान भोलेनाथ से की सबके कल्याण और खुशहाली की प्रार्थना। यूपी में भारी बारिश को लेकर सीएम ने दिए निर्देश। राहत बचाव और आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरण करने के आदेश। कहा जल निकासी के लिए जल्द से जल्द करे प्रभावी प्रबंधन। और देखिए आगे बढ़ते बात करते हैं भारत पाकिस्तान मैच पर बड़ी खबर की। जी हां, शाम 4:40 पर शुरू होगा भारत पाकिस्तान का मैच। कोलंबो में बारिश रुकने के बाद यह फैसला लिया गया है। तो स्टेडियम में दोनों टीमें मौजूद है। 50-50 ओवर का मैच खेला जाएगा और अब खबर सामने आ रही है कि मैच पर शाम 4:40 पर भारत पाक का यह
ये मैच शुरू हो सकता है, क्योंकि बारिश की वजह से फिलहाल मैच रुका हुआ था, मैदान को कवर कर दिया गया था और अब क्योंकि कोलंबो में बारिश रुकने के बाद ये फैसला लिया गया है 4:40 पर, यानी कि अब बहुत कम समय बचा है। इस मैच की शुरुआत एक बार फिर से होगी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि कल मैच की शुरुआत हुई थी और भारतीय खिलाड़ी धुआंधार प्रदर्शन भी कर रहे थे। 2 विकेट खोने के बाद जो स्कोर है वो भी बढ़ा, लेकिन ऐसे में आपको जानकारी दें कि आज रिजर्व डे है। कल बारिश हो गई थी, मैच कल नहीं हो पाया था कंप्लीट, इसीलिए आज एक रिजर्व डे रखा गया था और आज रिजर्व डे के दिन भी अब वो समय जो है वो आ चुका है, यानी कि 4:40 पर मैच की शुरुआत होगी। तो कोलंबो में लगातार वहां पे तैयारियां चल रही है। कोलंबो के मैदान में दोनों टीमें वहां पर मौजूद है। 50-50 ओवर का ये खेल वहां पे हो रहा है। हालांकि लगातार बारिश की वजह से मैच में रुकावटें पैदा हो रही हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है 4:40 पर मैच एक बार फिर से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान दोनों के देशों की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है। लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं कि आखिरकार क्या होगा। 50-50 ओवर का ये मैच और लोगों की तरफ से अपने अपने रिएक्शन भी दिए जा रहे हैं और अब जानकारी सामने आ रही है 4:40 पर एक बार फिर से मैच की शुरुआत होने वाली है। कोलंबो में बारिश की वजह से मैच रुका गया था, लेकिन अब यह फैसला लिया गया है 4:40 का वक्त, जब भारत पाकिस्तान का यह मैच एक बार फिर से शुरू होगा। और देखिए अब लोगों में खुशी, लोगों में उत्साह भी लगातार देखने को मिल रहा है। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि बारिश जो है वो रुके और एक बार फिर से मैच की शुरुआत हो यहां पर होती हुई दिखाई दे, क्योंकि अब इंडियन टीम तैयार हो चुकी है पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि हम कितने मजबूत हैं, ये बताने के लिए कि हमारा स्कोर जो है अभी और बढ़ने वाला है और एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी है। इसीलिए अब तैयारियां जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तमाम जो फैंस हैं वो अब अपनी टीवी खोलकर बैठ चुके हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि 4:40 के बाद जब मैच की शुरुआत होगी तो आखिर किस तरीके से बैट्समैन जो इंडियन टीम के हैं वो स्कोर करते हैं। तो इंतजार हो रहा है 4:40 का। तो वहीं भारत ने कल जिस तरह से पाकिस्तान की धुलाई की थी, उससे पाकिस्तानी आवाम की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आप भी देखिए कि कल बाबर गैंग की धुलाई के बाद क्या कहना है पाकिस्तानी आवाम का, जो आज भी बेहद खौफजदा दिख रही है। कल दिखाया ट्रेलर, आज दिखाएंगे फिल्म। इंडिया ने पाकिस्तान की बॉलिंग को एक्सपोज कर दिया। कल बचा पाकिस्तान, आज हार का पूरा इंतजाम। शुभमन गिल को जो हमने बच्चा समझा था वो देख लो क्या बच्चे ने किया है। लंका में पिटेगा पाक, भारत करेगा साफ। माएं बहनें ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह बारिश दे दे, वरना जो जरा पाकिस्तान है 500 पे आ जाए। कल बारिश ने धोया, आज भारत धोएगा। भाई वो जितना उन्होंने स्कोर कर दिया ना, उन्होंने अगला 300 से अबव करना है। रोहित आर्मी करेगी प्रहार। ये तो शुक्र कर बारिश हो गई, अगर बारिश ना होती इंडिया ने तो 500 कंफर्म ही मारना। थर थर कांपेंगे बाबर के सिपह सलार। आज अगर बारिश ना होती तो जो होता हमारा वो सब देखते, तमाशा हमारा होता और मतलब मैच हमने आना था, तमाशा सारे संसार ने देखना। G20 में भारत ने मैदान मारा तो दुनिया में भारत का डंका सुनाई दिया और अब बारी है लंका पर चढ़ाई की, जहां बारिश वाली भीख से पाकिस्तान हार से बाल बाल बच गया। लेकिन आज जब पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल हिसाब किताब होने वाला है। रोहित आर्मी ने कसम खा रखी है कि आज पाकिस्तान को चारों खाने चित कर देना। वहीं रोहित आर्मी के बल्ले से बरसे रन की धमक पाकिस्तान में भी दिखाई दे रही है, जहां पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ऊपर वाले का रहम था जो बारिश हो गई, वरना तो पाकिस्तान का भरता बनना तय था। मैं तो खुद दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह बारिश दे दे। आज हमें बारिश ही बचा सकती है। जी बारिश बचा सकती है। जब बैटिंग शुरू हुई, शुरू में मैंने देखा शुभमन गिल और रोहित शर्मा वो अच्छी तरह से पिटाई कर रहे थे हमारे शाहीन के ना, पर उन्होंने तोड़ फोड़ दी, पता नहीं क्या कुछ कर दिया उन्होंने। तो मैं कह रहा था यार अल्लाह बस आज तो बारिश दे दे, असि बहुत खुश हैं। अच्छे ओवर होते हैं, मतलब 40 ओवर या 35 ओवर का मैच होता है, तो मैं कहता हूँ कि बारिश जीत जाए। बारिश जीत जाए मतलब कि इंडिया जीत जाए। वहीं बारिश ने पाकिस्तान को कल हार से जरूर बचा लिया, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की भारतीय रणबांकुरों ने जैसे पिटाई की, उसके बाद से पाकिस्तान में मानो हाहाकार मच गया।
जहां पर तमाम पाकिस्तानी यही कह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र था जो बारिश हो गई, वरना एक बार फिर पाकिस्तान की जगहसाई पूरी दुनिया में हो जाती। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जब मारना शुरू किया ना, टीवी बंद कर दिया है, उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने कहा बारिश रुके ना, क्योंकि पाकिस्तान की उम्मीद कम है जीतने की मुझे लग रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारिश स्टार्ट हो गई है। चलो बारिश रुक रही है आधे घंटे बाद, शायद 40 ओवर। नहीं, मुझे उम्मीद है कि कल भी होगी, परसों भी होगी, इंशाल्लाह मैच कैंसिल होगा, एक पॉइंट मिलेगा सब। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान बैसाखी के सहारे चल रहा है। बात सियासत की हो या फिर क्रिकेट के मैदान की, हर तरफ पाकिस्तान अर्श से फर्श पर पहुंच चुका है। वहीं वाकई कल की बारिश ने जरूर पाकिस्तान को राहत दी, जहां रोहित आर्मी की धुनाई के आगे पाकिस्तान 24 ओवर में ही चारों खाने चित हो गया था। परफॉर्मेंस में क्या बात करेंगे, लाइक वो आउट ऑफ द बॉक्स आगे पाकिस्तानी बॉलर को मार रहे थे। हाँ, वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। एक वो जो कैच मिस हुआ है ना, वो जो नसीम की बॉल पे, वो भी एक क्रुशियल पॉइंट था। बस वो इस दफ़ा ज़रा चढ़ के आए हैं कि हमने जाके बस मारना ही है, तो चांस लिया, वो उसमें कामयाब हो गए। बारिश किन के हक में है? बारिश पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान के हक में, इंडिया के हक में। एशिया कप में भारत पाकिस्तान की आज टक्कर होगी, जहां पर कोलंबो में आज का दिन भी पाकिस्तान के लिए कयामत लाने वाला है, क्योंकि बाबर के सिपह सलारों को रोहित आर्मी के योद्धा पीटने का मन बना चुके हैं। और यही वजह है कि इस मुकाबले के लिए पाकिस्तानी भी काफी बेचैन दिख रहे हैं। इंडिया के बैट्समैनों को आज हुआ क्या है यार, लाइक शहीन को भी मारी जा रहे, सभी बैट्समैन बॉलर को मारी जा रहे हैं। आज पता नहीं क्या वो अपने मंत्र पढ़ के आए होंगे, लेकिन बारिश फिलहाल तो हमारे लिए फायदेमंद जा रही थी, लेकिन अब रुक गई है। भाई मेरी तो यही दुआ है कि बारिश होती रहे, ताकि हमारे बॉलर थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें और फायदेमंद होगा हमारे लिए। कल मैच हो जाए तो देखी जाएगी बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का सबसे बेहतरीन शो, जिसका नाम है 24 का चौकीदार, और मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। और आज इंडिया डेली लाइव पहुंचा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बालाघाट में आज लोगों से बातचीत करेंगे, और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। ताली बजा के शो की शुरुआत कीजिए। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शो की शुरुआत हो चुकी है, और आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार। तमाम लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल क्या है, और किस तरीके से मामा की सरकार से अब और चाहते रखते हैं, और जो कुछ मामा ने किया उसके बाद अब सरकार से और लोग चाहते क्या है। शुरुआत करते हैं जी। सर, कैसे देख रहे हैं चुनाव के माहौल को? और जो 24 का चौकीदार है वो जानने की कोशिश कर रहा है कि असल में किसकी बयार बहेगी, किसकी हवा है। यार तो भाजपा की बहेगी। मोदी जी जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए कि आज तक मतलब कभी हुआ नहीं है। बस ये थोड़ी सी दरकार है राज्य सरकार से कि कम से कम जनता को जो मूलभूत सुविधा में है, कम से आने जाने के लिए एक रोड हो और पानी निकासी के लिए नालियाँ हो, बस इतनी दरकार है। बाकी काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और इसी सरकार को लोगों ने चुनना चाहिए। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि सरकार में काम हो रहा है? जरा हाथ खड़ा ताली बजा के बताइए, ताली बजा के बताइए कितने लोग चाहते हैं। तो असल में यहाँ मिक्स ओपिनियन मिल रही है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, शिवराज सरकार में योजनाएं बहुत सारी आई हैं। कांग्रेस कह रही है कि असल में ये तो सिर्फ माफी यात्रा होनी चाहिए, आशीर्वाद यात्रा नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? ये यात्रा तो जो है वो इसका प्रभाव अब जनता पे कितना पड़ता है तो समय ही बताएगा, है ना। परंतु लोग अभी जो लोगों से मैंने पूछा, ये आंकड़े जो मेरे को मिले, उसमें ये लोग चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। लोग बदलाव के पक्ष में हैं। अब वो आगे क्या होता है तो समय ही बताएगा। और इनने अगर काम किए होंगे तो इनको यात्रा की कोई जरूरत ही नहीं। आप यंग हैं, स्टूडेंट, क्या लगता है आपको कितनी सरकार ने चीजें की और कितनी होनी चाहिए? बहुत चीजें करी है। जैसे क्या क्या कर दिया? पढ़ाई के इसमें करी है, स्कूल कॉलेज वगैरह के इसमें करी है, बहुत सी चीजों में करी, मेडिकल वगैरह के इसमें करी है। सरकारों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो देखिए, कह रहे हैं लोग कि यहाँ पे बहुत कुछ किया गया है। अंकल, ये बताइए सरकार ने क्या कुछ किया है, और अब कांग्रेस और बीजेपी में किसकी हवा ज्यादा टाइट दिखाई देती है? ज्यादा टाइट हवा कांग्रेस की। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? इसलिए हो रही है कि यहाँ पर जो भाजपा ने जो काम करना था वो काम नहीं कर पाई है, और दुनिया भर की घोषणाएं कर रही है, उसका प्रतिफल कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है,
उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है? अभी तक तो कांग्रेस ने ही राज्य किया, अभी बीजेपी का आया है, तो अब बीजेपी का राज बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? लोग तो कह रहे हैं जो योजनाएं चलाई उसका कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है, सबको मिलेगा। अच्छा, आप गृहिणी हैं, महिला हैं, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किस तरह की सरकार होनी चाहिए और जो मौजूदा सरकार है वो कितना काम कर पा रही है? मेरे को तो लगता है कि अभी जो आई है बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी तरफ की नाली बन गई है, रोड बन गई है, और अभी 1000 रुपये लाडली बहना के भी मिल रहे हैं, और बेरोजगारों के लिए और कुछ नया करे, अच्छा करे तो और सही हो सकता है, ऐसा लगता है। तो अभी ये कह रहे हैं लोग कि असल में बहुत कुछ हो सकता है और करने की जरूरत भी है, लेकिन सर आपको क्या लगता है सरकार जिस तरह की योजनाएं चला रही है आने वाले समय में क्या होगा? क्योंकि हिंदुत्व का कार्ड भी खेला जा रहा है, क्या धर्म के नाम पे भी कुछ बदल सकता है? बालाघाट से विशाल बिसेन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी हैं। वो युवाओं की पहली पसंद है। क्षेत्र में 18 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो यहाँ से विधायक बन के जाएंगे। तो क्यों बाकी पार्टियों में विश्वास नहीं है आपको? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं, इंडिपेंडेंट पे जाएंगे। हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रोजगार के ऊपर वो अच्छा काम कर रहे हैं और इसी मोटे पे चुनाव लड़ रहे हैं युवाओं में, और युवाओं की लगातार 18 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। न उनको कांग्रेस पार्टी में लंबे समय रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। इस बार क्षेत्र के युवाओं की मांग पर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से विधायक बन के जा रहे हैं। नाली, बिजली, शिक्षा, रोजगार, इसका क्या हाल है प्रदेश में? सबसे बुरा अगर इन चीजों का हाल है तो वो मध्य प्रदेश में ही है। सबसे बुरी हालत में आज मध्य प्रदेश चल रहा है। ना यहाँ रोजगार है, ना नाली है, ना शिक्षा है। ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और ये चुनाव भी जो है धर्म के नाम पे जीतना चाहते हैं। इनको जो वास्तविक मुद्दे जैसे बालाघाट का विकास 35 सालों से नहीं हो पाया है और अभी भी इनको 20 सालों से मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे रही है, फिर भी ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको फिर से आशीर्वाद दो। तो 20 साल से क्या दिया था जनता ने? आशीर्वाद ही दिया था, फिर भी आपने विकास नहीं कर पाए और आप फिर से बोल रहे हो कि हमको एक बार और मौका दो। तो इस बार मौका नहीं दिया जाएगा, इस बार सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया जाएगा और उनको देखा जाएगा, क्योंकि 20 साल पहले हम बहुत छोटे थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो भी बताते थे लोग। अब हम देखना चाहते कि 5 साल कांग्रेस क्या करेगी। हमने 18 महीने की कमलनाथ की सरकार देखे, जिनने हमको कम से कम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिए है। उनने 300 की पेंशन 600 रुपए किए हैं। जो हमारे घर के जो पात्र लोग हैं उनको 600 रुपए पेंशन मिल रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि एक बार बदलाव हो और कांग्रेस की सरकार आए। ठीक है, तो कई और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असल में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में क्या चल रहा है। प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, कितना विकास आपको समझ में आता है? प्रदेश में तो विकास चल रहा है, पर वो नई नई योजना पे ध्यान भी दिए हैं, विकास भी किए हैं और वो बोल रहे करेंगे विकास। तो आगे फिर भी हमको मौका चाहिए बोल रहे हैं और विकास किए हैं उन्हें। लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है शिवराज सरकार ने। क्या लगता है मैडम, वाकई ये योजनाएं कुछ काम आ रही है? जी, काम आ रही है। हमारी तरफ नाली रोड बन गई है अभी और बाकी बनना चालू है और बहुत कुछ काम हो रहा है। 1000 रुपया आ रहा है अकाउंट में? जी, 1000 रुपया आ रहा है। बिल्कुल टाइम पे आता है? आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, और कांग्रेस कह रही है हम तो 1500 रुपए दे देंगे, 2000 दे देंगे। अब कब देखा जाए। कर रहे हैं ना, हमको तो ऐसा लग रहा है बीजेपी ही काम कर रही है अच्छे से। तो लोग अलग अलग तरह की ओपिनियन है और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में क्या चल रहा है। सर, प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, आशीर्वाद मिलेगा क्या? बिल्कुल आशीर्वाद नहीं मिलेगा। पिछला 20 वर्षों से इन लोग लॉलीपॉप ही दे रहे और कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी, इनके पास ना तो कोई विजन था ना योजना थी। वो 15 महीने की सरकार की जितनी योजनाएं कमलनाथ जी की, उसकी नकल कर रहे हैं। चाहे लाडली बहना हो, किसान की बात हो। और बालाघाट जिला एक ऐसा वन संपदा वाला जिला है, खनिज संपदा वाला, जिस जिले में बेरोजगारी इतनी है, यहाँ के लोग बाहर हैदराबाद जाके रोजगार ले रहे हैं और यहाँ 2 मंत्री होने के बाद रोजगार से हम छूट हो चुके हैं। तो रोजगार की हालत टाइट है प्रदेश में, कह रहे हैं। बालाघाट की तो और स्थिति खराब है। तो रोजगार को लेके क्या कोई ब्लूप्रिंट सरकार की तरफ से अभी तक तैयार नहीं किया गया? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है ब्लूप्रिंट तैयार, लेकिन बाकी मुद्दों पे सरकार का काम ठीक है और अभी देश हित सर्वोपरि है, इसलिए डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है। अच्छा, इसलिए मैं चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार बने और देश आगे जाए, तरक्की करे।
ये आशा मैं लोगों से करता हूँ। डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है? अभी तक के तो डबल इंजन की सरकार थी, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो। 10 साल से मोदी जी राज कर रहे देश में और 20 साल से लगभग 19 साल से शिवराज सिंह चौहान जी है। तो डबल इंजन की सरकार आज तक के बालाघाट का विकास क्यों नहीं कर पाई? नहीं हो पा रहा डबल इंजन से कुछ। देखिए छोटे मुद्दे, अभी हमें पहले ऊपर पूरा काम ठीक करना है। ये तो सालों से क्या कर रहे थे? ये सड़क नाली बिजली तो हम ठीक कर लेंगे, पेट्रोल डीजल सब ठीक कर लेंगे, पहले अपनी जड़ें तो मजबूत कर लें। तो 10 सालों से मोदी जी और 20 साल से शिवराज जी कहाँ कौन सी जड़ें ठीक कर रहे थे कि इनको और समय चाहिए उसके लिए? भाई साहब जब छत डलती ना तो 21 दिन 30 दिन सेंटरिंग को लगते हैं, कोई एक दिन में तब्दीली तो नहीं सालों आती। लग गए। तो हर चीज का एक समय होता है ना, सेंटरिंग का समय नहीं रख रहे सर, ये तो बोल रहे 20-30 दिन तो दीजिए। 20-30 दिन 20 वर्ष हो गए और शिवराज सिंह चौहान जी को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष बाद इनको बहनों की याद आ रही है और इनने लाडली बहना में 1000 रुपए देने के लिए कई 1000 करोड़ इवेंट और उसमें खर्च कर दिए विज्ञापनों में। तो ये किसकी लूट है? एक तरफ दे रहे हो, दूसरी तरफ से सर गरीब जनता से निकाल रहे हो। जी बिल्कुल। तो कई तरह की ओपिनियन है सर, आशीर्वाद मिलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। ये लोगों का अभिमत अलग अलग है। हाँ, लोग चाहेंगे तो उनको आशीर्वाद देंगे। हम किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जो उनके योजनाओं को देख रहा है, जिस कार्य को उन्होंने पूरा किया है, इसलिए उनको आशीर्वाद मिलेगा। ये आशीर्वाद मिलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ रही है। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस हावी हो जाएगी क्या इस बार? इस बार कांग्रेस हावी हो जाएंगी इस बार। क्यों? क्योंकि इसलिए कि विकास नाम की चीज ही नहीं हुई अपने मध्य प्रदेश में। बदलाव चाह रही है जनता, बहुत बदलाव होना चाहिए इस बार। बदलाव होने से कुछ अलट पलट की सरकार रहती है जिसमें लोगों को राहत मिलती है। ठीक है सर, एक बात बताइए, ये धर्म का कार्ड कितना चलेगा? हिंदुत्व की बात कितनी चलेगी? अब तो बाबाओं को, पुजारियों को बुला के आरती उतारी जा रही है, ये चलता है क्या? नहीं, ये तो धर्म सनातन पहले से ही चला आ रहा है और ये चलता ही रहेगा। सरकार कोई भी हो, सरकार जो भी रहेगी, अगर अपने हिंदुत्व को बरकरार रखना है तो धर्म की स्थापना पहले है। कितने लोग मानते हैं कि धर्म के नाम पे कार्ड चलेगा? हाथ उठा के बताइए ना। विकास चलेगा, विकास पे काम होगा और ये बहुत अच्छी सरकार है। ये सरकार फिर से रिपीट हो रही है। ये बाबाओं को बुला के जो पूजा की जा रही है, उनके कैंप लगाए जा रहे हैं, वो तो अलग बात है। पूजन पाठ का तात्पर्य विकास एक अलग बात है। विकास यदि कोई क्षेत्र का नेता रहेगा, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने जिले के लिए वो तो विकास करेगा ही। लेकिन विकास इसके पहले हमने जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, हेलो, इसके पहले जब यहाँ पे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय का भी हमने सरकार देखे है। उस समय का वो जमाना याद करते तो आज भी हमारी रूह कांप जाती है। यहाँ से 23 किलोमीटर गोंदिया पड़ता है, वहाँ जाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते थे पहले। ये पूरी उस समय मतलब जिले की हालत ऐसी पूरी बस से बदतर थी। ये सरकार बढ़िया काम कर रही है, फिर से रिपीट होंगी। ठीक है, आखिरी लास्ट रिएक्शन आपसे चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाए? ताली बजा के बताए जरा, ताली बजा के बताए। और कितने लोग चाहते हैं कांग्रेस आ जाए? तो ये असल में मिक्स रिएक्शंस है और ये है 24 का चौकीदार। ये सारे 24 के चौकीदार हैं जो राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक, तेलंगाना से लेके मिजोरम तक हर नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। लेकिन हम 24 का चौकीदार लगातार आप तक लोगों की हर बात को पहुंचाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइव। कैमरा पर्सन विकी माहेश्वरी के साथ मैं घनश्याम उपाध्याय, बालाघाट, मध्य प्रदेश।